हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज हितेश भैया और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो वायरल पेपर है यानी मॉडल पेपर भी आप इसको कह सकते हो, इसमें वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके चले जाते हो और विद प्रैक्टिस के साथ चले जाते हो, और देखो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा पेपर अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से समझ लेता है तो बोर्ड एग्जाम में वो बड़े ही आसानी से 90+ स्कोर कर सकता है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे वायरल पेपर को बहुत अच्छे से समझना है। हर एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से देखना है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको सारे क्वेश्चन सारे के सारे प्रश्न आपको कॉपी में नोट करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पेपर में अनुक्रमांक आपका दे रखा होता है, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक जो होता है वो भरना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जो आपका नाम है वो आपको नाम यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आप लोगों को कोड देख लेना है कि कोड कौन सा पेपर में आया हुआ है, और फिर आप लोगों को जैसा का प्रश्न दे रखा होता है पढ़ना शुरू कर देना है। इस पेपर को आपको 3 घंटे 15 मिनट में करना होता है। 15 मिनट में परीक्षार्थी जो होते हैं प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको भी पढ़ना होगा, और इसके बाद बचे हुए 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें होती हैं निर्देश के अंदर दी जाती हैं, आपको वो भी पढ़ लेनी है, क्योंकि आप अगर इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को पेपर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं कुछ गलत नहीं होगा, और पूरा का पूरा पेपर आपका बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य होता है। ये जो प्रश्न पत्र होता है 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड आ आता है और खंड बा आता है, ठीक है। यानी खंड आ और खंड बा 2 इसमें आते हैं आप लोगों के खंड। जो खंड आ होता है उसमें आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप लोगों को OMR में देना होता है उसका आंसर, ठीक है, गोला भर के। इसके बाद में खंड आ के जो भी प्रश्न हैं आप सभी लोगों को क्या होता है, उसके सामने उसके जो अंक होते हैं निर्धारित दिए जाते हैं, 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन आते हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो वो आज की ये वीडियो पूरी देख लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे 6 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि दिए गए मानचित्र में 2 प्रश्न संख्या हैं, एक 9 होगी 9A, और दूसरी प्रश्न संख्या आपको मानचित्र की 9B देखने को मिलेगी, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रश्न पत्र जो होता है आपको प्रथम प्रश्न से करना है और अंतिम प्रश्न तक आपको करते जाना है, ठीक है। तो ये कुछ निर्देश होते हैं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो फिर पेपर को करते हो तो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खंड आ में आपको क्या क्या कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका खंड आ चुका है, खंड आ चुका है, और इसमें पूछे गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न आपको तैयार करने हैं, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, पढ़िए सभी लोग पढ़िए एक साथ, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्र शक्तियों में सम्मिलित था, यानी कौन सा देश जो था वो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, ठीक है। तो पहले वाले का क्या राइट ऑप्शन होगा आपको बताना है, ठीक है। बताइए कौन सा देश है जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पहले वाले का क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का है, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा वाला प्रश्न भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आप लोगों का है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी, हैंसबर्ग, ठीक है, आर्लिया, बुर्बो या फिर जारशाही, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तीसरा वाला होगा कि फर्स्ट वाला होगा। 2 ऑप्शन में से कोई एक राइट ऑप्शन है, बताइए जल्दी, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, और इसका राइट ऑप्शन हमें कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ये वाला भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है और ये वाला भी आपका IMP यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो जो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था है वो कहाँ पर स्थित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का,
यह भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में है, यूरोप में है कि अमेरिका में है कि इनमें से कोई नहीं है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, अफ्रीका होगा कि अमेरिका होगा, 2 में से कोई एक राइट है, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, अमेरिका, यानी ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्था है वो कहाँ पर है, अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करिए, कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था बताना है आप लोगों को। ऑप्शन दे रखे हैं 1914, 1939, 1919, 1942। इसमें राइट ऑप्शन आपका कौन है, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो आप लोगों का वर्ष 1914 में हुआ था, यानी 1914 में जो आप लोगों का प्रथम विश्व युद्ध था वो प्रारंभ हो चुका था। तो इसको आप लोग क्या लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक महामंदी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक महामंदी, आर्थिक महामंदी जो थी वो किस वर्ष में, आपको किस वर्ष में बताना है, किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, वर्ष 1919 में, वर्ष 1924 में, वर्ष 1929 में कि 1934 में, बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या है, बताइए सभी लोग। तो आर्थिक महामंदी जो प्रारंभ हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी, बताइएगा। आर्थिक महामंदी आप लोगों की आई थी वर्ष 1929 ईस्वी में, मेरे हिसाब से आई थी। ठीक है, वर्ष 1929 ईस्वी में। तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, या तो मेरे हिसाब से ये राइट ऑप्शन होगा या तो मेरे हिसाब से ये पहला वाला राइट ऑप्शन होगा। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 5 नंबर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग इसको भी तैयार करके जाना भाई, ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, देखो 10 जनवरी को मनाया जाता है कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, और 2 ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को जो राइट ऑप्शन है वो पता होगा कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब बचे हुए 2 ऑप्शन में से कोई एक राइट ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, 10 दिसंबर, यानी जो मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन आप लोगों का है, इसको आप बिल्कुल सही लगा लीजिए। अब आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। आपको ये बताना है कि किस प्रांत में, आपको क्या बताना है कि किस प्रांत में सीढ़ीदार जो सोपानी जो फसल होती है वो की जाती है। तो देखो ऑप्शन देखो आप लोग, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन देखिए, पंजाब दे रखा है, उत्तर प्रदेश के मैदान दे रखा है, उत्तराखंड दे रखा है, हरियाणा दे रखा है। तो जो सोपानी सीढ़ीदार फसल होती है वो कहाँ पर की जाती है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों को एक बात याद रखनी है, जो सीढ़ीदार फसल होती है वो हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, और जो पहाड़ अधिकतर होते हैं वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल सही लगा लीजिए, और इसको आप साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए। ये भूगोल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है आपको ये बताना है। तो देखो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, झारखंड दे रखा है, गुजरात दे रखा है, राजस्थान दे रखा है, बिहार दे रखा है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है जो काली मिट्टी, पूछ क्या रहा है, काली मिट्टी पूछ रहा है कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आप बिल्कुल सही लगा लीजिए, गुजरात इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। गुजरात में आप लोगों की काली मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी है कि लेटराइट मिट्टी है कि जलोढ़ मिट्टी है कि काली मिट्टी है। और ये चारों की चारों जो मृदाएं हैं या मिट्टियां हैं सभी में आप अच्छे से फसलों को कर सकते हैं। लेकिन कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, लाल, काली, लेटराइट, जलोढ़, बताइए। इसका राइट ऑप्शन आप हमें बताइए कमेंट करके, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी काली मिट्टी। क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा।
आप बिल्कुल इसको राइट लगा लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल आपको बतानी कौन है। तो बहुत आसान प्रश्न है और सभी लोगों को क्या करना है, इस वाले प्रश्न का आंसर बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, ना तो कॉफी होगा, ना तो जौ होगा, ना ही रबर होगा। जूट आप लोगों की एक कैसी फसल है, रबी की फसल है। ठीक है, जूट कैसी फसल है, रबी की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आपको बतानी। खरीफ, यहां पर देखिए आपको रबी की फसल पूछा गया था और यहां पर क्या पूछा गया है, खरीफ की फसल पूछा गया है। तो खरीफ की फसल गेहूं है कि सरसों है कि धान है कि चना है, बताइए इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या है। तो जो खरीफ की फसल आप लोगों की, वो आप लोगों की धान है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको बिल्कुल सही लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो आपको यह बताना है कि जो श्रीलंका है वहां पर कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल है कि ईसाई है कि सिंहली है कि मुस्लिम है, कौन सा समूह है जिसकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक ऑप्शन सही बताना। तो ऑप्शन नंबर 3 आप बिल्कुल सही लगा लीजिए, सिंहली। सिंहली जो आप लोगों का वर्ग है ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन बहुसंख्यक वर्ग है, तो सिंहली जो है वो आपका बहुसंख्यक वर्ग है। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, 13 नंबर प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो कहां पर आप लोगों का संघात्मक शासन नहीं है। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं। भारत दे रखा है, बेल्जियम दे रखा है, श्रीलंका दे रखा है और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका दे रखा है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो आप लोगों का संघात्मक शासन कहां पर नहीं है। तो भारत में आप सभी लोग रहते हो और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में जो आप लोगों की संघीय शासन व्यवस्था है वो नहीं चलती है। तो संघात्मक शासन कहां पर नहीं है, बेल्जियम में है, श्रीलंका में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, बट भारत में ये नहीं है। और जहां पर नहीं है वहां पर क्या चलता है, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। ठीक है, चलिए इतने प्रश्न आप नोट करिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान समय में प्रांतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 है कि 7 है कि 10 है, बताइए कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर इसका लास्ट वाला यानी 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट टाइम में। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि संघात्मक जो आपका शासन प्रणाली है, अधिकारों का विभाजन होता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य में, पहला ऑप्शन। एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच में, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य में, कि व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। यानी संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकार का विभाजन होता है, तो किन दोनों के मध्य में अधिकार का विभाजन होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य में। केंद्र एवं राज्यों के मध्य में मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है उसको पढ़ेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ जाता है। और इस पर भी आप लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस पर आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको साथ में जो इंपॉर्टेंट है उसका टिक भी लगवा रहा हूं। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया का, तो चलिए इसके ऑप्शन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दे रखा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दे रखा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा ऑप्शन दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो आप लोगों को यह बताना है कि इसमें इसका राइट ऑप्शन क्या है। 4 ऑप्शन में से भाई एक ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो वो आपको कमेंट करना है। बताइए एक वस्तु का जो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वो किस क्षेत्रक में आता है, तो तृतीयक क्षेत्रक में। इसको आप बिल्कुल सही ऑप्शन लगा लेंगे, तृतीयक क्षेत्रक में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की। हाँ 17 नंबर प्रश्न पढ़िए।
17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 17 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि सेवा क्षेत्र, जो आप लोगों का सेवा क्षेत्र होता है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में सम्मिलित किया जाता है, किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र दे रखा है ऑप्शन, द्वितीयक क्षेत्र दे रखा है, तृतीयक क्षेत्र दे रखा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट, पहले वाले का राइट ऑप्शन आप लोगों का प्राथमिक क्षेत्र है, तो पहले वाले का राइट ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र होगा। इसको बिल्कुल गलत आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि अधिकांशतः जो प्राकृतिक प्रक्रिया का जो उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जो भी चीज़ें प्रकृति से प्राप्त होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, और जो सेवा क्षेत्र में जो चीज़ें आती वो आपका तृतीयक क्षेत्र है। तो इसको आप तृतीयक क्षेत्र लगाइए। पहले वाले का प्राथमिक क्षेत्र होगा, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 17वें वाले का आपका तीसरा ऑप्शन यानी तृतीयक क्षेत्र बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब आप लोग 18 नंबर प्रश्न को देखो। 18 नंबर प्रश्न को देखो आप लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक 1935 दे रखा है, दूसरा 1945 दे रखा है, तीसरा 1955 दे रखा है, और चौथा 1965 दे रखा है। तो ये बताना है कि 18वें का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 1935 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यानी हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया। तो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। 2005 दे रखा है, 2010 दे रखा है, 1999 दे रखा है, और आपका 2001 दे रखा है। इसमें से आपका कोई एक ही राइट ऑप्शन है, तो आपको वो बताना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन कौन से इसमें दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन सही है। आप क्या करेंगे, सबसे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लगा लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, तो आप बिल्कुल इसको क्या करेंगे, सही ऑप्शन लगा लेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका सही होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20वें प्रश्न की और लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न की। तो प्रश्न हमारा है कि कौन से दिन या फिर कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको कोई एक ऑप्शन सही है वो बताना है। चलिए देखते हैं। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं 24 दिसंबर, ऑप्शन दे रखा है 24 मई, ऑप्शन दे रखा है 24 सितंबर और ऑप्शन दे रखा है 24 मार्च। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही लगा लेंगे, यानी 24 दिसंबर को आप सभी लोगों का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से यहाँ से आप लोगों के पूरे 20 नंबर के जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो सभी यहाँ से मैंने आप लोगों के करा दिए। ठीक है, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के 801 सीसी कोड के बनते थे मैंने सारे करा दिए। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना है। आपको यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल यहीं से देखने को आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्णनात्मक प्रश्न। यानी वर्णनात्मक प्रश्न यानी वो प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और कितने नंबर के आते हैं भाई, और आपके परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं 4 नंबर और 6 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिनको आपको लगाना है टिक और आपको तैयार करना है। सबसे पहला प्रश्न देखिए आप लोगों का क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब शुरू हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था। यानी फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, उसका क्या मुख्य कारण क्या था। इस प्रश्न को आपको जरूर तैयार करके जाना है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये 2025 के पेपर में दिख सकता है। ठीक है, इसके बाद में अथवा में एक और प्रश्न मैंने लिया है। अथवा में 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है, जो आपको आता है वो करेंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्या पूछा गया है, इसमें आपका पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है, उसके किन्हीं 3 परिणाम का आपको उल्लेख करना है। और ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में 4 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो 2 में से दोनों प्रश्न आपको सबसे पहले तो तैयार करने हैं। अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट है तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका लिया कहाँ से गया है। तो सबसे पहला वाला जो प्रश्न था ये आपका कहाँ से लिया गया था, तो ये आपका हिस्ट्री से लिया गया था। कहाँ से, हिस्ट्री से लिया गया था।
दूसरा वाला प्रश्न कहाँ से आया है? संसाधन मतलब कि भूगोल से पूछा गया है। प्रश्न है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको क्या करना है, 3 कारण स्पष्ट करना है। प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको अथवा में दूसरा प्रश्न आता है तो आपको दूसरा भी तैयार करना है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 आपको उपाय बताने हैं। तो भूक्षरण क्या होता है सबसे पहले तो आपको यह बताना है, और इसे रोकने के लिए आपको 4 उपाय भी आपको बताने हैं। तो 4 नंबर में ये वाला भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, और ये प्रश्न भी आपको एग्जाम के लिए तैयार करके जाना है, और ये वाला भी आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको तैयार करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी 4 नंबर प्रश्न की बात करें, मतलब 4 नंबर में पूछे जाने वाले तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी यानी नागरिक शास्त्र का प्रश्न, कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। अथवा में प्रश्न क्या पूछा गया कि भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। और ये वाला भी आप लोगों का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा प्रश्न है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर में पूछे जाने वाले। अगर आप केवल इन प्रश्नों को तैयार करके जाते हो एग्जाम में तो आपको यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न की मैं बात करता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए। तो विदेशी व्यापार, जो आप लोगों का विदेशी व्यापार होता है, इसको अनुकूल बनाने के लिए आपको कोई 3 सुझाव देने हैं, और ये आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है। किसका है? अर्थशास्त्र का प्रश्न, यानी आपको तैयार करना है अर्थशास्त्र का प्रश्न। चलिए अथवा में एक और आता है अर्थशास्त्र का प्रश्न, उसको भी देखते हैं। चलिए अथवा में देखिए कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो अथवा आया है, ठीक है, और अथवा में प्रश्न कौन सा आया है? प्रश्न आया है कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। यानी प्रश्न में ये कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों का आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनके हिसाब से रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, आपको ये बताना है। 4 नंबर अगर मिलेंगे आपको, अगर प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाते हो एग्जाम में, और ये भी प्रश्न आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ओके, चलिए बस इतने प्रश्न आपको 4 नंबर वालों में तैयार करने हैं। फिर यहां से आपके क्या स्टार्ट हो जाते हैं? यहां से फिर स्टार्ट हो जाते हैं आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी वर्णनात्मक का दूसरा भाग आता है, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर के में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न 6 नंबर में आते हैं, ठीक है। चलिए तैयार करिए। सबसे पहले आप लोग 6 नंबर वाले प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न ये वाला, जो कि मैंने लिया है भूगोल से लिया है। प्रश्न नंबर 5 है, गन्ना उत्पादक के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बतानी है। तो गन्ना उत्पादक के लिए आपको अनुकूल भौगोलिक दशाएं बतानी है। आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, 6 नंबर में आता है प्रश्न एग्जाम में, ठीक है। और जो भी प्रश्न आपको करने हैं लगभग 150 यानी 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है, सभी प्रश्नों का। अथवा में देखिए अगला प्रश्न कि भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व का वर्णन कीजिए। इसको आप जरूर तैयार करके जाना एग्जाम के लिए, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले मैं इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, ताकि आप इस प्रश्न को बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं 2025 के लिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, आपको यह बताना है, और इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना करनी है। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन था, जो प्रश्न हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। अथवा में देखिए, अथवा में अगला प्रश्न है कि विश्व अर्थव्यवस्था, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। विश्व अर्थव्यवस्था, इसके क्या कारण है, यानी विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण है, किन्हीं 2 का आपको उल्लेख करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या हैं। संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। 6 नंबर में ये प्रश्न और 6 नंबर में आपका ये वाला प्रश्न, और सारे के सारे प्रश्न ही 6 नंबर वाले हैं। 150 शब्दों में सभी का आपको उत्तर देना है। चलिए आपको बताते हैं अगला प्रश्न। चलिए अथवा में आपको एक और प्रश्न तैयार करना है, ये वाला, जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट है।
कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी जो अधिनियम 2005 है पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। इस पर क्या करना है आप लोगों को, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 6 नंबर में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। फिर 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई, क्या व्यवस्थाएं की गई और किन्हीं 4 का आपको उल्लेख करना है भाई। 6 मार्क्स में ये प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अथवा में एक और प्रश्न आपको तैयार करके जाना है कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। तो बस इतने प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम में, बस इतने ही प्रश्न आपको 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न तैयार करने हैं। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को नोट करो। आपको यूट्यूब से, कहीं से, क्वेश्चन बैंक से, किसी भी बुक से क्वेश्चन को नोट करना है आंसर के साथ में, और बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न थे, ठीक है। चलिए, मानचित्र आ चुका है, मानचित्र आ चुका है, और मानचित्र में मैं आपको बताने वाला हूं 2 प्रश्न संख्याएं। सबसे पहली 9A और दूसरी है 9B। 9A और 9B में आपको 9A में पढ़ना पड़ेगा आपको हिस्ट्री को, यानी इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, और 9B में आपको पढ़ना पड़ेगा भूगोल को, ठीक है। और इन सभी के प्रश्न आपको उत्तर मिल जाएंगे, आप चाहे गूगल से देख लेना या फिर कहीं से। तो सबसे पहला प्रश्न आपको क्या तैयार करना है, सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि गुजरात काव्य, जो गुजरात है ना, काव्य लिखा हुआ है यहां पर कि गुजरात काव्य स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। मतलब कि गुजरात में जो किसानों ने जहां पर गुजरात में सत्याग्रह किया था वो कौन सा स्थान है, आपको वो बताना है। पहला प्रश्न, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। और इसमें आप लोगों का एक प्रश्न और छूट गया है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी और तैयार कर लेना, क्योंकि 5 प्रश्न आपके आते हैं, 4 प्रश्न ही पेपर में दे रखे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है पेपर में, तो एक प्रश्न छूट गया है पेपर में, ठीक है। तो उस वाले प्रश्नों में से मैं आपको बताऊंगा एक और प्रश्न भी मैं, ठीक है, अगर दिखेगा तो। फिलहाल 9B आपको तैयार करनी है। 9B में देखिए आपको क्या तैयार करना है कि निम्नलिखित में भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है। चलिए, आपको क्या दर्शाना है बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र आपको इस वाले चिन्ह से दर्शाना है, ठीक है, अपने मानचित्र में। अरावली पर्वत चिन्ह, जो अरावली जो पर्वत चिन्ह है आपको इस वाले चिन्ह से दर्शाना है अपने मानचित्र पर, ठीक है। तापी नदी आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शानी है नाम सहित। हीराकुंड बांध आपको इस जो आपका दे रखा है ये चिन्ह, इसके द्वारा आपको दर्शाना है, वो भी नाम के सहित। सारी चीजें आपको क्या करनी है, इन चिन्हों के द्वारा नाम सहित दर्शानी है। और आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम के लिए मानचित्र अलग से कॉपी खरीद लीजिए, जिनमें आपको केवल और केवल मानचित्र के प्रश्न तैयार करने हैं। और मैं आपको जो प्रश्न मानचित्र के तैयार करा देता हूं, केवल अगर आप वही प्रश्न एग्जाम में तैयार करके चले जाते हो, 100% गारंटी है कि यही के यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर 801 CC कोड जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, आपको 100% यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप सामाजिक विज्ञान में 95+ मार्क्स भी ला सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।